गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शॉर्टकट फार्मेसी यूट्यूब लाइव चैनल। कल हमने पढ़ा था कि ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है। अगर ऑब्जॉर्प्शन किसी को समझना हो तो वो मेरे पिछले वीडियो में जाके समझ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ब्लड में कल आ गई थी। ऑब्जॉर्प्शन के थ्रू ऑब्जॉर्प्शन हो गया था। अब जो ड्रग है वो हमारी ब्लड में आ गया है। ब्लड कंटिन्यूसली मूविंग है, अब एक जगह तो टिकेगा नहीं। अब जो ड्रग है हमारी वो अलग अलग ऑर्गन्स में, लीवर में, लंग्स में, किडनी में, हार्ट में, स्प्लीन में, अलग अलग ऑर्गन में जाके जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो ड्रग है वो अलग अलग ऑर्गन में हमारा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ड्रग है, ये ड्रग हमारा लीवर में जा रहा है, लीवर में जाना है। तो लीवर में जाने के लिए हमको फिर से ये मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर से मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। फिर से मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए जो सबसे पहला फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग होनी चाहिए हमारी। लिपिड सॉल्युबल ड्रग सबसे पहला फैक्टर। जो ड्रग ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा, जो ड्रग ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा वो हाई डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मतलब वो ज़्यादा ऑर्गन्स में चला जाएगा। जो ड्रग वाटर सॉल्युबल होगा वो हमारा लो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, अब देखो, जैसे कि कोई ड्रग हमने यहाँ पे 100 दिया, तो ऑब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में 50% गया। हमने कॉन्सेप्ट बायोअवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो 50% में ब्लड में जो ड्रग थी हमारी, ब्लड से हमारा ड्रग लीवर, लंग्स, हार्ट, इन सब में जाएगा। तो ये बताइए मेरे को कि 50% से मान लो कि 25% गया, 25% गया। टोटल हमने दिया था 100%। 50% हमारा ब्लड में आया, 50% से हमारा 25% हमारा लीवर में गया। तो कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ? ऑब्वियसली 50% डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, हमने वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि पहले दवा ब्लड में आनी तो चाहिए, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो दूसरी में जाके। ठीक है, तो 50% हमारा कितना हुआ? 50% डिस्ट्रीब्यूट। 50 में से 25 गया, 100 में से 50 तो ब्लड में आया। तो बायोबिलिटी और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लीवर हमारा 50% रखा गया। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे 25% आया। तो कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हुई? 50%। ओके, अब मेनली क्या होता है, ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है, ये लीवर है हमारा। ठीक, मेनली स्मॉल पार्टिकल्स, जो स्मॉल साइज़ के, कल मैंने बताया था स्मॉल साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा लीवर में आसानी से चले जाएंगे, क्योंकि वो छोटे हैं। अब क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड में वेरियस प्रोटीन्स घूम रही होती हैं, चल रही होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन हमारा एल्ब्यूमिन, अल्फ़ा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब होता है। अब ये हमारा प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में घूम रही हैं। जैसे ही ड्रग हमारा ब्लड में आया तो इनको पता चल गया कि भाई ब्लड में ड्रग घूम रही हैं। तो ये लोग ये क्या किए, जाके उनसे जाके ड्रग से बाइंड कर गए। तो जो एसिडिक ड्रग है हमारी, वो हमारी एल्ब्यूमिन से बाइंड करती हैं। और जो हमारे बेसिक ड्रग है वो हमारी अल्फ़ा 1 ग्लाइको प्रोटीन पे
बाइंड करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अब ये स्मॉल मॉलिक्यूल से प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हुई तो ये लार्ज मॉलिक्यूल बन गए, बड़े मॉलिक्यूल बन गए। अब जब बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि ड्रग यहाँ पे हमारे प्रोटीन से जाके बाइंड हो गई, अब जब बड़ा मॉलिक्यूल बन गया तो ये यहाँ से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अब लार्ज साइज़ का हो गया है। ठीक, एसिडिक ड्रग हमारा एल्ब्यूमिन में और बेसिक ड्रग हमारा अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन में। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है? बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू वेरियस प्रोटीन present in blood is called plasma protein binding. ओके, अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हमको समझ में आ गया क्या होता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का, ये हम लोग देख लेते हैं। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है किसी भी ड्रग की, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है तो ये यहाँ से यहाँ क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कम हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज़्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कम हो जाएगा। सेकंड, ड्यूरेशन। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर हमारा ज़्यादा है, अब कोई ड्रग हमारा यहाँ पे बाइंड हो गए तो क्या होगा कि ये हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में बहुत देर तक पड़ा रहेगा। ठीक, और बहुत देर तक जब पड़ा रहेगा तो जब यहाँ से ये धीरे धीरे रिलीज़ होके यहाँ पे जाता रहेगा, धीरे धीरे रिलीज़ होके जाता रहेगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जिसका ज़्यादा होता है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा। ठीक, मेनली जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है हमारी, वो एज अ स्टोरेज रिजर्व की तरह यूज़ होता है। जिस ड्रग की जितनी ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी वो उतनी देर तक हमारी बॉडी में रहेगा और उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन क्या होता है ये मैं समझाता हूँ आपको। डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन क्या होता है? मेनली अभी मैंने बताया कि एसिडिक ड्रग हमारी एल्ब्यूमिन में बाइंड करती हैं जाके, और बेसिक ड्रग हमारी अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन में बाइंड करती हैं जाके। ओके, अब कोई ड्रग हमने दी जिसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है, मेनली 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है। एग्जाम्पल है इसका वारफरिन की सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है, अराउंड 99%। ओके, 99%। तो ये हमारा एल्ब्यूमिन है और ये हमारा एसिडिक होती है, एसिडिक ड्रग होती है, तो ये हमारे किस में बाइंड करेगी? एल्ब्यूमिन में जाके बाइंड करेगी। एल्ब्यूमिन में 99% इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, तो मतलब ये मान लो ये साइट्स हैं, वेरियस साइट्स हैं एल्ब्यूमिन की जहाँ पे ड्रग हमारी बाइंड हो सकती है। 99% ड्रग हमारी यहाँ पे बाइंड हो गई। अब किसी पेशेंट को वारफरिन हमारी चल रही थी, वारफरिन चल रही है और 99% बाइंडिंग हो रखी है। 6 महीने बाद उस पेशेंट को मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया, 6 महीने बाद उस पेशेंट को मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया, हमने सल्फोनामाइड शुरू की। कौन सी ड्रग शुरू की? सल्फोनामाइड्स। अब क्या हुआ कि सल्फोनामाइड भी हमारी एसिडिक है, सल्फोनामाइड भी क्या हमारी एसिडिक है। तो सल्फोनामाइड हमारी एसिडिक है तो ये भी जाके एल्ब्यूमिन में जाके बाइंड करेगी, पर यहाँ पे पहले से घेर रखा है, 99% बाइंडिंग घेर रखी है। तो क्या होगा कि मान लो कि सल्फोनामाइड्स का और 99% घेर रखा है, तो एक मॉलिक्यूल इसका है, जो एक मॉलिक्यूल है वो इफ़ेक्ट शो कर रहा है, एक मॉलिक्यूल हमारा इफेक्ट शो कर रहा है। अब मान लो सल्फोनामाइड्स हमने दिया, सल्फोनामाइड्स यहाँ पे जाके 99% बाइंडिंग में, यहाँ पे अब कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई कि भाई मैं भी बाइंड करूँगा यहाँ पे आके। अब मान लो कि एक
कोई जगह पे सल्फोनामाइड्स हमारी बाइंड हो गई। तो सल्फोनामाइड जब हमारी एक जगह बाइंड हो गई तो ये वार्फरिन था वहाँ से डिस्प्लेस हो गया भाई, उसको हटा के तभी तो ये बाइंड होगा यहाँ पे जाके, एक डिस्प्लेस हो गया। तो हमारे अब टोटल वार्फरिन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2। हमको मेनली क्या होता है, वार्फरिन 99% प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है और 1% जो होता है वही हमारा इफेक्ट शो करता है। तो हम लोग इसी हिसाब से ड्रग डोज देते हैं कि 1% जो है, हम लोग मान लो कि हमको अगर 100% चाहिए तो हमको 99% जो इससे जाके बाइंड हो जाए और 1% हमारी जो है वो इफ़ेक्ट शो करेगा। तो जब सल्फोनामाइड्स हमने दी तो ये जाके यहाँ पे डिस्प्लेस किया इसको और 1% 2 मॉलिक्यूल हमारे फ्री हो गए, जिसकी वजह से हमारी जो वार्फरिन की हमारी टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन बोलते हैं कि इस ड्रग ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने के बाद जो एक मॉलिक्यूल था वो 2 मॉलिक्यूल अब फ्री हो गए, अब वो वार्फरिन की टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात इसमें याद करने की ये है कि डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन जो है हमारा वो मेनली सिर्फ एसिड के बीच में होगी। अगर 2 ड्रग हम लोग एक साथ एसिडिक दे रहे हैं और दोनों की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है या एक की कम है एक की ज़्यादा है, तो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा एक दूसरे को। ओके, या बेसिक ड्रग हमने दे दी तो वो डिस्प्लेस करेगा। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का, डायलिसिस। अब कोई ड्रग है उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो जब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है तो वो ब्लड में बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा। और हमको पता है कि जब डायलिसिस होती है कि मतलब कोई भी ड्रग की जब पॉइजनिंग हो रही है तो हम लोग डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस में क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन फिल्टर में हम लोग ओके, डायलिसिस में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है उसमें पूरा ब्लड यहाँ से यहाँ तक जाता है। और हमको पता है कि डायलिसिस में प्रोटीन तो हमारा डायलिसिबल नहीं होता है, प्रोटीन तो नहीं फिल्टर होता है डायलिसिबल। तो अगर कोई ड्रग हमारी प्रोटीन बाइंडिंग पे है तो उसकी डायलिसिस हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो कि वार्फरिन है, अब वार्फरिन हमने किया, वार्फरिन की पॉइजनिंग हुई तो वो हमारे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंडिंग थी प्लाज्मा से, प्रोटीन से, तो ये हमारे यहाँ पे फिल्टर नहीं होगी, तो हम लोग वार्फरिन का डायलिसिस नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग दैट कैन बी डायलिसिस। सबसे ज़्यादा मेनली क्वेश्चन इसी से पूछता है, क्वेश्चन एमसीक्यू में। एमएलए से हम लोग इसको याद करते हैं, मेथनॉल, लिथियम, एस्पिरिन। इन 3 ड्रग की डायलिसिस हो जाती है, जब इनकी पॉइजनिंग होगी तो उनकी डायलिसिस हो सकती है। ये 4 पॉइंट हमारे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में होते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूरेशन, डिस्प्लेसमेंट इंटरेक्शन और डायलिसिस। नाउ वी आर मूविंग टू बैरियर्स। अब कोई ड्रग हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट होने पे वो ब्रेन में भी जाएगा, प्लेसेंटल में भी जाएगा और वीरे जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ डिस्कस करते हैं कि ब्रेन और प्लेसेंटल बैरियर में कैसे जाएगा। तो सबसे पहला ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर, ये हमारा ब्रेन है और ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है। एक्चुअली में जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो पूरा हमारा ब्रेन को कवर नहीं करता है, उसमें कुछ हिस्सा हमारा
छूट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम वेंट्रिकुलर ऑर्गन। कोई ड्रग है एडमिनिस्टर की, तो ये यहाँ से ब्रेन में जाने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर का क्रॉस करना पड़ेगा, और ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा हाईली लिपिड होता है, तो बहुत ज़्यादा जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी वही हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर पाएंगी। पर यहाँ पे ये जो एरिया होता है, यहाँ पे हमारा CTZ रिसेप्टर होता है, कीमो ट्रिगर जोन होता है। ये हमारा क्या करता है, वॉमिटिंग और नॉइजिया को। तो यहाँ पे ड्रग हमने खाई, ड्रग यहाँ पे जाने से इस ब्लड ब्रेन बैरियर के इस पार्ट को क्रॉस करना क्रॉस नहीं करेगी। तो ये जो हमारी कोई भी ड्रग है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ड्रग होती है, ज़्यादा ड्रग हम लोग जो लेते हैं ज़्यादा, वो हमारी सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन में जाके CTZ रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको जाके स्टिमुलेट कर देती है। तो मेनली मोस्ट ऑफ द ड्रग स्टिमुलेट CTZ रिसेप्टर एंड कैन इंड्यूस वॉमिटिंग एंड नोजिया। इसलिए कोई भी ड्रग जब उसके साइड इफेक्ट की बात आती है तो हम लोग नोजिया और वॉमिटिंग लिखते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफेक्ट हर ड्रग का नोजिया और वॉमिटिंग क्यों होता है, क्योंकि कोई भी ड्रग ब्रेन में पहुंचने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करनी पड़ती है, पर जो CTZ का रिसेप्टर होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर ही होता है। ये हमारा इम्पॉर्टेंट है MCQ पोर्शन के हिसाब से। मेनली दो ड्रग कौन से ड्रग अब ये नहीं करेंगी, वॉमिटिंग नहीं करेंगी, मेनली एंटी एमिनेटिक ड्रग, डोमपेरिडोम वगैरह होगी, एंटी एमिनेटिक ड्रग, ये हमारा वॉमिटिंग नहीं करेंगी। और एंटी साइकोटिक ड्रग एग्जाम्पल हेलोपेरिडोल। इसका MCQ आता है मेनली कि इनमें से कौन सी ड्रग वॉमिटिंग नहीं करेगी, तो हेलोपेरिडोल के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, बस एक साइड इफेक्ट को छोड़ के कि वॉमिटिंग नहीं करता ये। ओके, अब दूसरा पोर्शन पे आते हैं, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। अब ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को मेनली ज़्यादातर मैक्सिमम ड्रग्स हमारी क्रॉस करती हैं ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को। ठीक, ये हमारा प्लेसेंटल बैरियर है और ये मान लो हमारा फीटस है। ठीक, अब कोई भी ड्रग हमारी यहाँ पे ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर रही है और ये हमारा फीटस है, तो एक क्वेश्चन है कि कोई जो ड्रग हमारी ब्लड प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर रही है, क्या वो हमारी टेरेटोजेनिक है? टेरेटोजेनिक क्या होती है हमारी? वो ड्रग्स जो हमारी फीटस को परेशान करे, डैमेज करे। ठीक है, तो वो टेरेटोजेनिक है। तो क्वेश्चन ये है, आप लोग बताओ अभी, कि कोई भी ड्रग जब यहाँ से प्लेसेंटल के अंदर गई तो क्या सारी ड्रग हमारी टेरेटोजेनिक होती हैं? क्योंकि मैक्सिमम सारी ड्रग्स मतलब लिपिड सॉल्युबल है, तो सारी ड्रग हमारी क्या है, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। तो सारी ड्रग हमारी टेरेटोजेनिक होती हैं, यस और नो? इस हिसाब से तो हमको कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर रही हो तो टेरेटोजेनिक होगी। प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस तो कर रही है पर वो टेरेटोजेनिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे फीटस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। ठीक है, इसलिए टेरेटोजेनिक ये हो गया। फिर उसके बाद इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, केस आया था 1962 में। 1962 में एक ड्रग थी थैलिडोमाइड। 1962 में ये ड्रग हमारी मॉर्निंग सिकनेस में, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती थी, लेडीज़ होती थी, उनको मॉर्निंग सिकनेस में हम लोग ये वाली ड्रग देते थे। तो अब क्या हुआ कि जब इनके चाइल्ड हुआ, बर्थ हुआ, तो देखा गया कि जो उनके लिम्स थे, ये जो इनके हाथ पैर थे, ये जो थे, ये इनके यहाँ पे और यहाँ पे
जोड़े रह गए, तो इनका एकदम ऐसे करके बन गया, एकदम छोटे छोटे हाथ पैर हो गए। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सी लिम्स, मतलब एकदम मछली जैसे दिखने लग गए ये। तो और इसका साइंटिफिक टर्म होता है हमारा फोकोमिलिया, फोकोमिलिया, ठीक, फोकोमिलिया। तो मछली जैसे जैसे ये दिखने लग गया हमारे, फोकोमिलिया हो गया। तो जो 1962 में थैलिडोमाइड मॉर्निंग सिकनेस में यूज़ करते थे, उसका एक साइड इफेक्ट हो गया कि सी लिम्स जैसे बच्चे हो गए, जिसका फोकोमिलिया यहाँ पे और यहाँ पे ये पैर और हाथ आपस में मतलब एकदम कंधे से जुड़े और एकदम एब्डोमेन से जुड़े हुए पैदा हो गए बच्चे। ओके, तो ये मार्केट्स हमारी विड्रॉ कर ली। ये इस पे एमसीक्यू बहुत पूछता है जीपैट पे, जीपैट में ना। थैलिडोमाइड दोबारा से हमारी फिर से है यूज़ में, थैलिडोमाइड हमारे दोबारा से यूज़ में है। तो थैलिडोमाइड का दोबारा से कौन सा यूज़ हुआ हमारा, अब ये कैंसर में यूज़ होती है। मल्टीपल माइलोमा एक कैंसर होता है जिसमें हम थैलिडोमाइड माइलोमा यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ हमने अभी इतना सब कुछ पढ़ा। अब वॉल्यूम, अब डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये सब पढ़ा। अब डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग मेज़र कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ, एक पैरामीटर होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि इस पैरामीटर से हम इसको मेज़र कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्रग IV अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन IV, ओरल क्यों नहीं, क्योंकि ओरल में देंगे तो वो लीवर में जाके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, कुछ ड्रग वो खा जाएगा, ठीक, और कुछ ड्रग हमारे ब्लड में जाएगी, तो पूरी ब्लड नहीं जाएगी। अगर ओरल यहाँ पे लिखा होगा तो हमको बायोअवेलेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 100 mg दिया है तो और बायोअवेलेबिलिटी फैक्टर हमारा 50% हो गया, तो 0.5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये हम ओरल में यूज़ करते हैं। इसलिए हम लोग मेनली ज़्यादातर IV में लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाती है और बायोअवेलेबिलिटी इसकी 100% होती है। तो अमाउंट ऑफ ड्रग जो पूरी हमारी पहुँच है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में IV, उसको हम लोग एज अ पैरामीटर यूज़ करते हैं अपॉन प्लाज्मा कंसनट्रेशन। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग समझते हैं। मान लो हमने 3 बीकर लिए, 3 बीकर लिए, 1 2 3, इनमें हमने प्लाज्मा या वाटर 5 लीटर हमने डाल दिया, 5 लीटर सब में डाल दिया, 5 लीटर सब में डाल दिया। अब 5 लीटर ही क्यों लिया, 5 लीटर हमने इसलिए लिया क्योंकि ये हमारे पूरे ब्लड का वॉल्यूम होता है 5 लीटर, ठीक। इसमें हमने पहला बीकर है, इसमें हमने 100 mg ड्रग डाली और 5 लीटर में 100 mg ड्रग डाली, तो इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी होगी, कोई बता सकता है कि इस ड्रग जब 100 mg 5 लीटर में हमने डाली तो इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी होगी, 100/5 कितनी हुई, 20 mg पर लीटर। प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी 20 mg पर लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ हमारा, टोटल अमाउंट, जितना अमाउंट हमारा था, टोटल अमाउंट IV से, टोटल अमाउंट अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। टोटल अमाउंट कितना है हमारा 100 अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन 20, 5 लीटर। ये तो आना ही था, 5 लीटर यहाँ पहले से हमने डिवाइड किया, फिर वही हमने यहाँ पे ले लिया 5 लीटर। अब सेकेंड बीकर हम लोग लेते हैं कि अब पूरा एकदम प्लाज्मा जो होता है वो पूरा तो एकदम साफ़ होता नहीं है, उसमें कुछ ऑर्गन्स, हमारे बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो ऑर्गन जैसे अब मान लो कि ये बीकर हमने लिया, ये बीकर लिया, इसमें 100 mg हमने डाला, और ये हमारा ये ऑर्गन है, ये इसने 50
50 mg या ऑर्गन में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी कितनी हुई? प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी हुई हमारी? 50 ही बची। और टोटल वॉल्यूम कितना था? 5। तो 50/5 कितना होगा? 10 mg पर लीटर। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ इसका? 100 अपॉन, अब ये कितना है हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन? 10, तो 10 लीटर। तीसरी ड्रग ली, अब ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कितनी हो गई है? 90 mg डिस्ट्रीब्यूट हो गई। टोटल 100 mg दिया था, 90 डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और ये 5 लीटर था। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना हुआ? 10/5, 2 mg पर लीटर। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? 100/2, 50 लीटर। अब ये जो तीन चीज़ आई हैं, 10, 5, 10 और 50, ये एक्चुअली में क्या है? ये हमारा ये बता रहा है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वॉल्यूम हमारा कितना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मोर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू। जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ज़्यादा हमारी जो ड्रग है वो टिश्यू में जाएगी। ओके, अब ये हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है? क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे कि क्लोरोक्विनीन, एक आपने ड्रग पढ़ी होगी जो मलेरिया के लिए यूज़ करते हैं। क्लोरोक्विनीन जो मलेरिया के यूज़ करते हैं, उसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1300 लीटर होती है। 1300 लीटर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन पूछता है कि मैक्सिमम विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? द आंसर इज क्लोरोक्विन। अब क्लोरोक्विन हमारा मलेरिया के लिए होता है। ये इसका मैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। मलेरिया के लिए होता है। तो ये हमारा मान लो, अब मलेरिया कैसे होता है? प्लाज्मोडियम ये हमारा, और आरबीसी के अंडर होता है ये, आरबीसी में, और ये हमारा लीवर है। अब मान लो कि यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर है हमारा। हमने ड्रग दी, हमको 100 मॉलिक्यूल चाहिए थे। 100 मॉलिक्यूल चाहिए थे किसको? इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, प्लाज्मोडियम को मारने के लिए 100 मॉलिक्यूल चाहिए थे। हमने 100 मॉलिक्यूल इसको दिए, पर क्या हुआ? क्लोरोक्विनीन जो था वो हाईली क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन था। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा पूरी ड्रग कहाँ चली गई? लीवर में। प्लाज्मोडियम अभी बच गया, कोई ड्रग बची नहीं ब्लड में। फिर 200 मॉलिक्यूल दिए हमने, अब 200 मॉलिक्यूल फिर ये लीवर में चले गए, फिर बच गया ये। 300 मॉलिक्यूल दिए, फिर ये चला गया लीवर में, फिर बच गया ये। ऐसे करते करते हमने 900 मॉलिक्यूल दे दिए, और 900 मॉलिक्यूल पूरे के पूरे लीवर में चले गए। तो एक टाइम पे लीवर क्या बोला? भैया मेरा पेट तो भर गया, अब आप देख लीजिए, मेरा पेट भर गया। तो इसका टोटल यहाँ पे 900 मॉलिक्यूल ये लीवर हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरा खा गया। तो अब हम 1000 मॉलिक्यूल देते हैं। 1000 मॉलिक्यूल हमने दिया, तो इसमें से क्या हुआ? 900 मॉलिक्यूल ये यहाँ पे क्या, और 100 मॉलिक्यूल हमारे बच गए, और 100 मॉलिक्यूल हमको यहाँ पे चाहिए थे। तो 100 मॉलिक्यूल जब हमारे यहाँ पे बच गए, तो ये प्लाज्मोडियम को जाके अब डैमेज करेंगे, मारेंगे उसको जाके। तो ये जो 100 मॉलिक्यूल हमने दिए, ये हमारा क्या होता है? लोडिंग डोज। यही हमारा क्या होता है? लोडिंग डोज। लोडिंग डोज इज इनिशियल हाई कंसंट्रेशन, initial high dose to start the preferred action is called loading dose। अब लोडिंग डोज का फॉर्मूला क्या होता है? लोडिंग डोज इज इक्वल टू जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ओके, ये हमारा लोडिंग डोज हो गया। अब मान लो यहाँ ये आ जाओ, हाँ,
अब 100 मॉलिक्यूल हमने 1000 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे दिए, है ना, तो उसमें से 900 मॉलिक्यूल तो यहाँ चले गए थे लीवर में, हमारे लीवर में चले गए थे। 100 मॉलिक्यूल जो बचे, अब 6 घंटे बाद क्या हुआ, 6 घंटे बाद क्या हुआ कि इसकी 50% एलिमिनेशन हो गई। तो बचे कितने, 50%। पर चाहिए कितने थे प्लाज्मोडियम को मारने के लिए, 100 मॉलिक्यूल। तो 100 मॉलिक्यूल जो हमको चाहिए थे उसमें से 50 चले गए, 50 बचे, एक्शन रुक गया। अब जब एक्शन रुक गया तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को या जो थेरेपेटिक वैल्यू है इसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस डोज देनी पड़ेगी। तो मेंटेनेंस डोज क्या हुआ कि जो एलिमिनेट हो गया उतने ही मॉलिक्यूल दे दो, यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल दे दो। तो मेंटेनेंस डोज हमारा क्लियरेंस इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। मेंटेनेंस डोज हमारा क्लियरेंस इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जितना चला गया और जितना बचा उतना, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन हम लोग मेंटेन करने के लिए ये हम लोग मेंटेनेंस डोज देते हैं। समझ में आया इतना। लोडिंग डोज क्या होता है, इनिशियल डोज जो हम लोग देते हैं, मेंटेनेंस डोज जो हम लोग उसको मेंटेन करने के लिए देते हैं। ओके, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था पूरा। डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था। अब आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे या शॉर्टकट फार्मेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल, मेल सब कुछ है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था। कल हमने ऑब्जर्प्शन पढ़ा था, आज हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। अब कल हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, और कुछ जो टॉपिक्स अगर छूट जा रहे हैं बीच बीच में तो उसके लिए मैं एक क्लास एक्स्ट्रा ले लूँगा आप लोगों की। ओके, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस हो गया, टेट्रोजेनेसिटी होगी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे एक छूट गया हमारा कि ये जो दो, हाँ ऐसे देख लो, सिर्फ दो ड्रग्स ऐसी होती हैं, इंसुलिन और हिपेरिन। सिर्फ 2 ड्रग ऐसी होती हैं जो हमारा क्या, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करती हैं। ये सब चीज़ें जो मैं बताता हूँ ये सारी MCQ होती हैं, MCQ कि इनमें से कौन सा ड्रग हमारी ब्लड प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस नहीं करती। आंसर है इंसुलिन, हिपेरिन। ओके, तो ये हमारा आज का डिस्ट्रीब्यूशन था। थैंक यू वेरी मच।